नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर लंबे वक्त से मंथन चल रहा है, जो बुधवार को जेपीसी की बैठक के साथ खत्म हो गया। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल आज सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित बिल सौंपेंगे। लेकिन इससे पहले जेपीसी की बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित बिल पर वोटिंग हुई। संशोधित बिल और ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में 16 और विपक्ष में 11 वोट पड़े और इसके बाद विपक्ष ने जमकर बवाल काटा और इसे काला दिन करार दिया। वहीं कुंभ में हुए हादसे पर विपक्ष ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने घटना के लिए कुप्रबंधन जिम्मेदार बताया और अखिलेश यादव ने कहा कि विश्व स्तरीय व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई। विपक्ष का आरोप है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा की बजाय वीआईपी मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया। सरकार पर आरोप है कि वो सिर्फ आंकड़ों और प्रचार पर ध्यान दे रही है, जबकि व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई। तो कैसे वक्फ और महाकुंभ में हुई भगदड़ पर विपक्ष ने की जमकर निगेटिव पॉलिटिक्स, और इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वक्फ पर तो यहाँ पर बीजेपी ने बड़ी बाजी जीत ली है और विपक्ष पूरी तरह से एक्सपोज और बैकफुट पर। देखिए, विपक्ष ने कहा काला दिन जी। जेपीसी में सारे रिकमेंडेशन जो सरकार के थे पास हो गए। विपक्ष के हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। लेकिन एक वीडियो आया जी कि जब जेपीसी की मीटिंग खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, सो दे वर हैविंग अ स्मॉल गेट टुगेदर। वो तमाम विपक्ष के भी लोग थे, ओवैसी भी थे उसमें, जगदम्बिका पाल भी थे उसमें, कल्याण बनर्जी भी थे उसमें, नासिर हुसैन भी थे। सारे लोग, हंसी मजाक चल रहा था वेरी नाइसली, और बड़ा अच्छा लगा कि जो पार्लियामेंट्री परंपरा है कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी में जाते हैं, चाहे जेपीसी हो, सिलेक्ट कमेटी हो, पीएसी हो, जो भी हो, आप बढ़िया से काम करते हैं और समापन के बाद आप एक जगह लंच करते हो। और इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो वक्फ के मुद्दे पे सरकार के खिलाफ चल रही थी, और ये वीडियो, दोनों मिसमैच लग रहा है। बाहर मीडिया में आपने कह दिया काला दिन, और वहां ढोकला खा रहे हो, है ना? मतलब आप समझे, बीजेपी तो सामने से कहती है, इस सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों को किस तरह से टोपी पहनाती है, उसका ये वक्फ वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर जुड़ा है। इन सबको मालूम था कि संख्या इनकी कम है, इन सबको मालूम था कि सारे जो सरकार की तरफ से जो प्रपोजल्स आएंगे पास कर किए जाएंगे। तो फिर कभी बोतल मारना, वॉकआउट करना, हंगामा करना, ये किस लिए? मुसलमानों को टोपी पहनाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ये हकीकत है, यही हकीकत है जिसको देश को समझना चाहिए। और ऐसे ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी वक्फ को लेकर आज अपना स्टैंड साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ हैं, लेकिन जिस तरह से इसको पास कराया गया, तो ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत? देखिए, बीजेपी के लिए जीत या एनडीए के लिए जीत की बात ये पास होना नहीं है, क्योंकि पास तो होना ही था जी। संख्या उनकी ज्यादा थी। ये उन लोगों के लिए समस्या है जो विपक्ष में बैठे हुए थे और उनकी संख्या कम हो गई। ये 13 सांसद विपक्ष के थे जेपीसी के अंदर जी। वोट कितने पड़े? इनके समर्थन में 11 वोट पड़े। तो 11 के बाद 13, ये 2-3 और कहाँ गायब हुए? सही बात। ये लोग इकट्ठा हो ही नहीं पाए। पिछली मीटिंग हुई थी तो शरद पवार ने बाय बाय कर दिया कि नहीं, हम इसके समर्थन विरोध में नहीं है, हम अपना न्यूट्रल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आजकल वो थोड़ा उद्धव ठाकरे से कम कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। और ये उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा? हम समर्थन करेंगे जी। किसका समर्थन करेंगे? वक्फ बोर्ड का समर्थन करेंगे, संशोधन का समर्थन नहीं करेंगे। मतलब संशोधन जो हो रहा है
वो परेशानी है मुसलमानों के लिए, इनके संपत्ति कब्जा कर लिए जाएंगे। और इसलिए उद्धव ठाकरे आज सबसे ज़्यादा परेशान नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर। उद्धव ठाकरे की 3 दिनों में कई मीटिंग हुई। एक मीटिंग मातोश्री में हुई, किस लिए? बीएमसी चुनाव को लेकर अलग अलग क्षेत्रों की बैठक बुला रहे हैं। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, मामला उठा क्या? वक्फ बोर्ड का, कि भाई वक्फ बोर्ड पर जो अभी हो रहा है, और अरविंद सावंत वहां कल्याण बनर्जी के साथ और ओवैसी के साथ एक गलबहियां मिला रहे हैं, इससे बीएमसी का चुनाव हम जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, हम रेस से ही बाहर हो जाएंगे। ये हमारे सारे लोग जो हैं वो शिंदे के साथ चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे फिर भी रिजिड हैं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के, वो लगभग मोर्चा खोल के रखे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ी, इस संशोधन विधेयक में हमारे समर्थन की जरूरत पड़ी, तो हम संशोधन विधेयक के समर्थन में वोट देंगे। लेकिन ये इन लोगों के राजनीति का ही जो परिणाम सामने आया है, उसी के कारण ये मुस्लिमों की परेशानी और बढ़ गई। आपने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जो 44 संशोधन हुए हैं वक्फ बोर्ड के उस बिल में, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। 4-5 दिन पहले ही ये खत्म हो गया होता, आपने धीरे धीरे इसका समय बढ़ा दिया, पिछले सेशन में भी नहीं लागू करने दिया। ये एनडीए की तरफ से जो 14 संशोधन पेश किए गए और पारित करवाए गए, वो किस में है? ये 14 संशोधन क्या है? ये 14 संशोधन उस 44 संशोधन में और हार्डकोर रुख अपनाया गया है। ये जो निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव पारित करवाया, वो क्या था कि जितने विवादित जगह हैं, जो हमारे डेलीगेशन के लोग आए और जिन लोगों ने कहा कि देखिए 20-20, 30-30 साल बाद हमें फिर इस विवाद में घसीटा जा रहा है, कहीं जमीन पर, कहीं मछुआरों की बस्ती पर, कर्नाटक और केरल की समस्या पर ये सबसे ज्यादा परेशान था, वो वैसे भी हंगामा कर रहा था। तो जितने डेलीगेशन आए और जो वक्फ बोर्ड के इस दादागिरी के खिलाफ बात किया है, उन सब विवादित क्षेत्रों को नोटिफाई करना चाहिए कि आगे आप खुद नहीं जाएंगे, आप कोर्ट के थ्रू जाएंगे, आप जाएंगे डीएम के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप बताएंगे कि भाई ये विवाद है, तो इसका पेपर कहां है, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरू होगा। तो अभी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित होने दीजिए, उसके बाद जो अलग अलग राज्यों में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसके बाद इन लोगों को, जो ये जेपीसी का मेंबर रहा है विपक्ष में, इन्हीं लोगों को, उन्हीं के क्षेत्र के मुसलमान सड़क पर दौड़ाकर पीटेंगे कि तुमने ये क्या करवा दिया, जो समस्या कम हो सकती थी उसे और बढ़ा दिया। यानी विपक्ष की समस्याएं और बढ़ने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष ने जिस तरह से कुंभ में जो हादसा हुआ उस पर सियासत की है, ये क्या जरूरी थी या मजबूरी? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, विपक्ष जो है वो गिद्धों की राजनीति करता है जी। कहीं कोई हादसा हुआ नहीं, गिद्ध की तरह मंडराना शुरू कर देते हैं। ये कोई नहीं देख रहा, ये कोई नहीं बोल रहा कि कितना बड़ा हादसा टल गया। 6 करोड़ लोग जिस जगह पे मौजूद हों, स्टैम्पिड हो, 1000 लोगों की मौत तो ऐसे ही हो जाती। अगर पुलिस चौकस नहीं होती, इस बात को आप समझिए कि इतना बड़ा हादसा टल गया और रात के 2 बजे सारा सीएमओ जगा हुआ था। सारे अधिकारी जो प्रयागराज में थे वो स्पॉट पे थे। चीफ सेक्रेटरी हो, डीजी हो, चीफ मिनिस्टर हो, सीधे लखनऊ से मिनट बाय मिनट कमांड और ऑर्डर का पूरा सिस्टम बना हुआ था। पैनिक क्रिएट नहीं होने देना था, इसलिए कुछ खबरों को देर से बताया गया। दे वांटेड कि ऐसा ना मामला बन जाए कि जो कुंभ का सबसे मेन स्नान है, मौनी अमावस्या का जो कल था,
उसमें फिर अमृत स्नान जो है वो रुक जाए, अखाड़ा को रोक दिया जाए। बाकी मेन चीज तो वही है। तो घटना आधे घंटे में उस पर नियंत्रण किया गया, एक छोटे से स्पॉट में ही उसको रोक लिया गया, अन्यथा ये और विकराल रूप लेता, भीड़ कहीं और भी कुचलते हुए जाती लोगों को, और कल का पूरा दिन जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ अमृत स्नान मौनी अमावस्या का होना चाहिए था, वो करवाने में योगी सरकार कामयाब रही। अब ये लोग तो इतने इंतजार ही कर रहे थे इतने दिन से जी। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई एक छोटी सी घटना घटेगी, हम लोग चालू हो जाएंगे। तो देखिए कैसे ऐसा लग रहा है कि पहले से मीम्स वगैरह बन के तैयार थे, पहले से सारी चीजें तैयार थी। तो ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि इस तरह की घटिया राजनीति, कि आप लोगों की मौत के ऊपर, किसी हादसे के ऊपर इस तरह का सवाल खड़े करना शुरू कर। भाई 45 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे। 45 करोड़ लोगों में 45 करोड़ लोग वाह वाह करना शुरू कर दें, ऐसा तो कोई व्यवस्था दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कुछ ऊंच नीच होता है, कहीं कहीं कमी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रबंध का हिसाब किताब कैसे, आप उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? मूल्यांकन इस तरीके से होता है कि कोई भी घटना घटी तो उसके बाद कितने फौरन, कितने कम समय में और कितने अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस घटना के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल और चीजों को नॉर्मलाइज करने में टाइम लेती है प्रशासन। उस हिसाब से योगी सरकार हो, प्रयागराज की पुलिस हो, फुल क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, योगी सरकार ने जिस तरह से हालात पर काबू पाया उसकी तारीफ करने की बजाय विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है? क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही है कि इस घटना के पीछे एक साजिश की भी बू आ रही है। देखिए, साजिश, ये सारा विपक्ष है जिस लोगों ने आरोप लगाया है, ये अपने दिमाग में ही साजिश रचते रहते हैं। ये अपने खिलाफ भी साजिश रचता होगा। जब अखिलेश यादव की बात करते हैं, अखिलेश यादव जो अपने पिता के खिलाफ साजिश किए, अपने चाचा के खिलाफ साजिश किए, अपने भाइयों के खिलाफ साजिश किए, ये पूरे परिवार में ही ये साजिश करते रहता है, तो इसके दिमाग में साजिश ना हो ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन राजनीति अलग अलग तरीके से की जाती है और विपक्ष में बैठे इन लोगों को समझना चाहिए कि इसी के कारण इनकी राजनीतिक दुकान धीरे धीरे बंद होती जा रही है। क्योंकि अगर आप राजनीति करते हो तो एक राष्ट्र हित होता है, एक पार्टी हित होती है। तो राष्ट्र हित के मुद्दे पर आप सिर्फ पार्टी हित की बात करोगे तो फिर लोग आपको गालियां देंगे। जैसे ये महाकुंभ की बात है। महाकुंभ कोई ऐसा आयोजन नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन है। जैसे हज करने के लिए लोग जाते हैं, दुनिया के अलग अलग मुल्कों से जाता है। हज में हर साल शैतान को पत्थर मारने के समय कुछ न कुछ भगदड़ मच जाती है। एक बार तो ऐसी स्थिति हो गई, 4-5 साल पहले की घटना है, जहां 300 से 400 लोग मर गए। जी, ये उन लोगों की मौत हुई। अब कितने में, जो हज में अगर संख्या के आधार पर देखें तो 40-50 लाख का आंकड़ा मैक्सिमम होता है एक दिन का, मैक्सिमम, उससे ज्यादा हो नहीं सकता जो आज तक के आंकड़े हैं। यहां 4 से 5 करोड़ लोग। क्या उस समय अखिलेश यादव ये कहेंगे कि सऊदी अरब की सरकार के कुप्रबंध के कारण ऐसा हो गया, मुसलमान वहां न जाएं? ये होता है आधार इस बात के लिए, जब आप ऐसी अफवाह उड़ाते हो कि प्रबंध नहीं रहा, अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो आगे के समय में, यानी कि कुंभ में आगे के दिनों में स्नान करने के लिए जाने वाले लोग, उनको डरा रहे हो तुम कि नहीं जाओ, वहां प्रबंध सही नहीं है, तुम्हारी भी मौत हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में टिप्पणी करने से पहले कि इसका इस्तेमाल भारत के बाहर भी हो सकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है ये, एक केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी
शक्ति बनकर उभर रही है, महाशक्ति की तरफ बढ़ रही है, और वहां हिंदुस्तान में एक आयोजन में इतनी अव्यवस्थाएं रहती है। तुम यही कहना चाहते हो, यही बताना चाहते हो? तो इन लोगों के अंदर जो निगेटिव मानसिकता है उसी का आधार ये लोग बना के रखते हैं। इंतजार कर रहे थे कि इतनी वाहवाही हो रही है, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, अमेरिकन भी आ रहा है, कह रहा है कि नहीं भाई ये क्या गजब की स्थिति है कि हम लोग तो इतने लोग पूरी जिंदगी में ना देखे होंगे। पूरे यूरोप में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका पॉपुलेशन यहां कुंभ में एक दिन स्नान करने वाले लोगों के बराबर हो। अमेरिका की स्थिति है, ये एक सप्ताह में जितना यहां लोग आ रहे हैं वो पूरे अमेरिका के पॉपुलेशन के बराबर है। 30-32 करोड़ के जनसंख्या वाला देश, लेकिन फिर भी ये व्यवस्थाएं नहीं दिखती, अव्यवस्थाएं दिखती है। जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ी घटना घट गई तो उसको लेकर आपने पूरे सनातन इस समारोह को बदनाम करने की कोशिश की और आगे डर पैदा करने की कोशिश की। तो इसलिए इन लोगों को इसकी सजा मिल रही है और आगे भी मिलेगी। योगी ने देख लिया है, ये सारे लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो वहाँ से घूम के आ गए। ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जाने वाले थी, कांग्रेस सेवा दल ने वहाँ तंबू वंबू गड़वाने की कोशिश की थी। अब आगे हो सकता है कि इन्हीं के तंबू के आसपास काला झंडा लेकर भी कुछ लोग खड़े हैं। ये सनातन द्रोही, राष्ट्रद्रोही, हिंदू द्रोही, इन लोगों को कुंभ में स्नान करने का कोई अधिकार न है। अपने अपने क्षेत्र के नालों में जाकर डुबकी लगा लो। ये स्थितियां इन लोगों ने पैदा कर दी है कि हर व्यक्ति जो सनातन धर्म के से प्रेम करता है इन लोगों से नफरत करने लगेगा। बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे जब से सत्ता में बीजेपी आई है तब से विपक्ष का काम सिर्फ मोदी सरकार की नाकामी गिनाना है, क्योंकि कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल हर हादसे पर इसी तरह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन इस बार भी विपक्ष का दांव पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि वक्त रहते बीजेपी सरकार ने हालात पर काबू पा लिया और इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ एक्शन भी लिया। वही वक्त पर भी विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।